नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नृदमन तिवारी। आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स और 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो भी वीडियोस आए हैं आपके 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स कोर्स में, अलग अलग सेमेस्टर्स के अलग अलग विषयों के, वहाँ से आप लाभान्वित हो रहे होंगे, आपको कुछ लाभ हो रहा होगा। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 5 ईयर्स कोर्स में फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जो हिस्ट्री का आपका पेपर है, अगला पेपर, उसके बारे में। और हिस्ट्री के जब ऑनर्स में सेकंड सेमेस्टर की हम बात करते हैं तो आपके पास ढेर सारे वो जो पिछली बार आपने पढ़ा था तो वो सामान्य हिस्ट्री पढ़ा था। इस बार का जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है वो है लीगल हिस्ट्री का। लीगल हिस्ट्री का मतलब कि वो सारे ऐतिहासिक निर्णय, वो सारे ऐतिहासिक ट्रायल्स, विचारण, जहाँ से आज के क्रिमिनल लॉज की, सिविल लॉज की एक बुनियाद पड़ी, वो सारे एक्ट्स जहाँ से हम आज तक अपने क्रिमिनल लॉ को, सिविल लॉ को गवर्न करते हैं, वो पुराने टाउन्स के एक्ट जहाँ से हम आज अपने महानगरों के नियमों का संचालन करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे कानून हैं और ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो कालांतर में आपके जो नए विधि के निर्माण का कारण बनी। तो एक एक करके हम उन सारे टॉपिक्स की बात करते हैं जो आपके लिए इस पेपर में इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले सवाल की अगर बात करें तो जो इस्लामिक लॉ को लेकर के एक सवाल है, इस्लामिक विधि को लेकर के सवाल है कि इस्लामिक विधि के सोर्सेज क्या हैं, उनके स्रोत क्या क्या हैं। हदीस है, क़ियास है, सुन्नत है, इस प्रकार से ढेर सारे कुरान है, ढेर सारे आपके पास सोर्सेज हैं इस्लामिक लॉ के, और कमेंट्रीज़ हैं जो आज की डेट में रेलिवेंट हैं, और स्पेशल फीचर्स जो हैं इस्लामिक क्रिमिनल लॉ के। और जब इस्लामिक क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस्लामिक जो सिविल लॉ है उसमें लॉ ऑफ सक्सेशन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार का नियम। और खैर फैमिली लॉ में आप उत्तराधिकार का नियम जो हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ में है, अगली बार जब सेकेंड ईयर में होंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो इस्लामिक क्रिमिनल लॉ के बारे में है, उसमें जो विशेषताएं हैं उनके समय में क्या थी, वो आपको पढ़ करके आना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लॉज, हिंदूज़ में और मुस्लिम्स में जो पर्सनल लॉज बोलते हैं, जो उनके विवाह के, उनके डाइवोर्स के, जिसको सेपरेशन बोले अगर तो, और उनके बहुत सारे जीवन के अन्य चरणों में जो आवश्यक विधियां हैं, पर्सनल लॉज हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, हिंदू में, मुस्लिम में, दोनों पढ़ करके आइएगा। उसके बाद अगर देखें तो जो मेडिवल इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हुआ था, जो प्रशासकीय विभाजन हुआ था, शक्तियों का बोले या बोले छोटे छोटे यूनिट्स में जो चीज़ें बांटी गई थी, और जो ऑफिसर्स के जो काम बांटे गए थे, उनके बारे में आपको पढ़ करके आना है। मतलब आपको एक एंशियंट इंडिया का जो लॉ मेकिंग और इंटरप्रेटिंग जो प्रोसेस रही है, उससे लेकर के, और वहाँ के जुडिशल सिस्टम से लेकर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का डिवीजन मेडिवल इंडिया में हुआ है, वहाँ का एक चार्ट तैयार करके आइए, तो निश्चित ही आपको मदद मिलने वाली है। अगले सवाल की बात करें तो जो मेयर्स कोर्ट है, मेयर्स कोर्ट में आपको पढ़ना है कि उसका कंपोजिशन क्या था, जुरिस्डिक्शन क्या था, और कौन से लॉज थे जो मेयर कोर्ट में अप्लाई होते थे। पहली चीज़ तो मेयर कोर्ट का मतलब क्या है, कहाँ पे मेयर कोर्टें स्थापित थी, और उसके बाद मेयर कोर्ट का जो गठन है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते थे, कंपोजिशन उसका पढ़ना है आपको। और उसके बाद उसका विधान, उसका क्षेत्राधिकार, उसका जुरिस्डिक्शन पढ़ना है आपको कि वो कहाँ तक के क्षेत्र पर उनका नियंत्रण था, उनका नियमन हो सकता था। और जो प्रेसिडेंसी टाउन्स में लॉज का डेवलपमेंट हुआ, प्रेसिडेंसी टाउन्स को जो मेयर कोर्ट हमने अभी बात करी, उसके आगे हम लोग अगर बात करें तो जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, 3 थे मुझे लगता है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, वहाँ पर जो लॉज का डेवलपमेंट हुआ, जो विधियों का विकास हुआ, वो किस प्रकार से हुआ था, कौन सी ऐसी घटनाएं उसके पीछे थी। उसके बाद कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं। मैंने कहा शुरुआत में कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको जुडिशियल मर्डर के तौर पर भी कहा जाता है, जुडिशियल मर्डर कहा जाता है। जैसे राजा नंद कुमार का केस था, कौसी जूरा का केस था, पटना केस था। ये 3 आपके लिए जो ट्रायल हैं, 3 विचारण हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ से आप पाएंगे कि यहाँ से एक क्रिमिनल लॉ की विशेष नींव पड़ी, और ये तीनों के तीनों आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटना केस, काशीजुरा केस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंद कुमार केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अक्सर पूछा गया है। अगले सवाल की बात करें तो जो सुधार वो कॉर्नवालिस के माध्यम से हुए, हेस्टिंग्स के माध्यम से हुए, वॉरेन हेस्टिंग्स के माध्यम से, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से। इन तीनों लोगों ने अपने अपने समय में 2-2, 4-4 सुधारों के विषय पढ़ करके आइए। जैसे सती प्रथा के एवोल्यूशन की बात अगर की जाए तो सती प्रथा के एवोल्यूशन के पीछे इनमें से कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, और किसने बच्चों के अधिकार के लिए, किसने स्त्रियों को विशेष अधिकार के लिए दी गई शक्तियों के विषय में बात करी,
किसने उस समय स्त्रियों के साथ या जो कोई भी ऐसा समाज का तबका था जो पीछे था, अन्य लोगों की तुलना में पीछे था, उनके विकास के लिए, उनके गरीबी के उन्मूलन के लिए, उनको उनके सहयोग सहायता के लिए जो सुधार किए, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ करके आनी है। और विशेष जो आपको ध्यान देना है वो कॉर्नवालिस पर और वॉरेन हेस्टिंग्स पर और विलियम बेंटिक को भी पढ़ करके आइएगा। अगला सवाल अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसा एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था, हमारे पास वो व्यवस्था थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारा आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगभग 50% के अप्रॉक्स वहीं से लिया गया है। इसलिए आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विषय में जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 दोनों के स्पेशल फीचर्स को पढ़ करके आइएगा और प्रयास कीजिएगा उन सारे फीचर्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा जो आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हूबहू या थोड़ा बहुत उसमें हेर फेर करके उसको शामिल किया गया है। उसके बाद हम बात करें जो फेडरल कोर्ट की। फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट से लेकर के और जो अप्रेजल ऑफ प्रिवी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट रहा है, अप्रेजल ऑफ प्रिवी काउंसिल फेडरल कोर्ट और 1861 का जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एक्ट है उसके विषय में आपको जानकारी रखनी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद हम बात करें मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म भी आपके सिलेबस में है। जब आप मार्लियामेंटो का रिफॉर्म पढ़ रहे हो तो उस समय देखिए कि मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, क्या सुझाव दिया और क्या मार्लियामेंटो रिफॉर्म सफल रहा, किस हद तक सफल रहा और किस एक विशेष दायरे में वो सफल रहा, या बोले किस एक विशेष विषय वस्तु के लिए वो सफल रहा। मार्लियामेंटो का जो रिफॉर्म था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म जो है उसको वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एक्ट जो आप पढ़ते हैं वहाँ से लेकर के और विच वन वाज मोर इफेक्टिव, इस प्रकार के सवाल आपसे निबंधात्मक पूछे गए हैं। जैसे कि मार्लियामेंटो सुधार क्या है और मार्लियामेंटो सुधार के माध्यम से किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की व्यवस्था की गई थी और मार्लियामेंटो रिफॉर्म किस हद तक सफल हुआ। क्या आप इससे सहमत हैं कि मार्लियामेंटो रिफॉर्म इस जिस भी चीज़ के लिए लाया गया था उसको उसका उन्मूलन करने के लिए, उसको सही करने के लिए सही हुआ कि नहीं। तो कुल मिलाकर के आपको जो एंशियंट इंडिया है, एंशियंट इंडिया की लॉ मेकिंग और इंटरप्रेटिंग प्रोसेस से लेकर के और जो उसका जुडिशल सिस्टम था वहाँ से लेकर के आपको आना है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पर मेडिवल इंडिया। ये आपके लिए एक चार्ट बना करके रखिए। फिर आपको इस्लामिक लॉ के सोर्सेज के बारे में जानकारी अच्छे से रखनी है। इस्लामिक क्रिमिनल लॉ के जो विशेष फीचर्स थे, जो विशेषताएँ थी, मतलब एक तो सामान्य सी बातें हो गई जो कहीं भी चलेगी, कहीं भी लागू होंगी, लेकिन जो उसकी विशेषताएँ थी जिसको सेलेंट फीचर्स बोलते हैं उनको आप पढ़ करके जरूर आइए। लॉ ऑफ सक्सेशन को भी देख करके आइएगा और पर्सनल लॉज का डेवलपमेंट कैसे हुआ हिंदूज़ में, मुस्लिम्स में, वो देखिएगा। जब आप इस्लामिक लॉ के सोर्स लिख रहे हैं तो उसको प्राइमरी और सेकेंडरी दो भाग में विभाजित कर लीजिएगा। प्राइमरी में सुन्नत है, कुरान है, हदीस है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। और जब सेकेंडरी आप पढ़ते हैं तो सेकेंडरी में आप पाएंगे कि बहुत सारे अबू बकर हुए और मुल्ला साहब हुए, इन सब लोगों के बहुत सारे कमेंट्रीज़ हैं, इनके सारे के कई सारे डाइजेस्ट हैं जहाँ पर आपको ढेर सारा लिखा पढ़ा हुआ मिलता है जो आज की डेट में रेलिवेंट है, जो आज की डेट में प्रचलित है। क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक क्रिमिनल लॉज के ऐसे सिद्धांत रहे हैं, इस्लामिक लॉज के ऐसे सिद्धांत रहे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो प्रासंगिक नहीं हैं। तो उनको लिखने से बेहतर है कि आप जो ताज़ी चीज़ें हैं, आधुनिक चीज़ें वो लिखिए। और उसके बाद आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को कायदे से पढ़ना है। कॉसिजूरा केस और पटना केस दोनों कायदे से पढ़ करके आइए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, तीनों लोग के विषय में कायदे से पढ़ करके आइए कि इन लोगों ने किस विशेष रूढ़ी पर फोकस किया और उसको उसके उन्मूलन का प्रयास किया, उसको एनिलेशन का प्रयास किया। उसके बाद आपको 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम के विषय में जानकारी रखनी है। और जो प्रोविजंस अभी एग्जिस्ट करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो प्रोविजंस 1935 के एक्ट के अभी भी एग्जिस्ट करते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट सोर्स रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और मैंने पहले भी बताया कि 50% से अधिक कि 50% के आसपास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसको लाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आज में हम लोग सुनते हैं, जानते हैं। 1961 और 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट कायदे से देखिए, और 1861 का और हाई कोर्ट एक्ट से लेकर के जो अप्रेजल हुआ प्रीवी काउंसिल का, फेडरल कोर्ट का, वो। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हिस्ट्री सेकंड का जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं। आप लोगों को पेज भरने में विश्वास मत रखिए, मैं बार बार कहता हूँ, अच्छा कंटेंट लिखिए और प्रयास करिए कि कम से कम चीज़ों में आप समझा सकें। जितना फ्लो चार्ट बनाएंगे, जितना आप चार्ट के माध्यम से समझाएंगे वो चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी।
ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी छोटे भाई बहनों को। अगले पेपर के पहले जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद। प्रणाम।